गुड मॉर्निंग। आइए एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में आज हम बात करेंगे आपसे सिमेट्री के बारे में। और सिमेट्री हमने पिछले लेक्चर से ही शुरू कर दिया था और पहली सिमेट्री हमने आपको बताया था एनिमल्स में कि ऐसे एनिमल्स जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है उनको एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। और इसमें हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर स्पॉन्जेज जो होते हैं, मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्जेज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, राइट। तो इनको हमने एसिमेट्रिकल बोला था। अब जिन एनिमल्स में बॉडी ऑर्गेन का रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनमें सिमेट्री दो तरह की होती है। एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि एक से अधिक रेडियस से अगर आप काटेंगे बॉडी को, एक से अधिक रेडियस से काट करके और दो समान भाग आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। किसी भी रेडियस से आप काटें, इसलिए इनको रेडियल सिमेट्री कहा गया था। और दूसरे होते हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें कि बाईलैटरल सिमेट्री होती है। ये जो बाईलैटरल सिमेट्री है ये किन ऑर्गेनिज्म में होती है इसे हमको जानना है, ठीक है। तो बाईलैटरल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिज्म में होती है उनमें क्या होता है कि पहला हमने आपको बताया था एसिमेट्रिकल एनिमल्स, और इसमें हमने आपको बताया था मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्जेज, इसमें ज़्यादातर स्पॉन्जेज आते हैं। राइट। दूसरे हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें की रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था फ्यू स्पॉन्जेज, जैसे कि साइकॉन है। इसके अलावा सिलेंट्रेट्स एंड एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इसमें ये सब आते हैं। और फिर इसके बाद नंबर आता है जो तीसरी कंडीशन है वो बाईलैटरल सिमेट्री की है। बाईलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी को केवल एक ही प्लेन से काट सकते हैं दो आइडेंटिकल पोर्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और आपके पास लिबर्टी नहीं कि आप किसी भी रेडियस से उसे काटिए, केवल एक प्लेन से आप काट सकते हैं। द बॉडी कैन बी कट थ्रू ओनली वन प्लेन to get identical halved. एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स, नेमाटोड्स, एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। ये सारे किस में आते हैं? ये सब के सब बाईलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें कोई सिमेट्री नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज बताया मैंने। ऑर्गेनिजम्स जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है उनमें से कुछ स्पॉन्जेज हैं, बाकी कंप्लीट सिलेंट्रेट्स पाए जाते हैं। और बात करते हैं एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा की, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में कुछ केस डिफरेंट होते हैं, जैसे इनके लार्वल फॉर्म्स जो होते हैं उनमें बाईलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब ये बाईलैटरल सिमेट्री एक्सप्रेस कैसे करती है, जैसे आप देखेंगे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये नोट कर लीजिए।
जैसे आप बात करें अगर इंसेक्ट की, सपोज दैट किसी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लो अगर हम इंसेक्ट की बात करें सपोज दैट, तो आप इसकी बॉडी को, आपके पास लिबर्टी केवल एक ही प्लेन से काटने की है बस, जिससे कि आप दो समान भाग प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन नॉट कट दिस एनिमल थ्रू मोर देन वन प्लेन टू गेट आइडेंटिकल हाल। यू विल हैव द लिबर्टी टू कट दिस एनिमल थ्रू सिंगल प्लेन टू गेट आइडेंटिकल हाल। एक राइट साइड का पोर्शन मिलेगा, दूसरा लेफ्ट साइड का मिलेगा, आगे पीछे अगल बगल का नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो इस प्रकार की सिमेट्री को बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को आप देख लीजिए कि आप अपने शरीर को सीधा इस प्रकार काट सकते हैं ऐसे, ताकि आपको एक पोर्शन राइट मिल जाए और दूसरा लेफ्ट मिल जाए, दोनों एक जैसे देखने में लगेंगे, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री में हम हिसाब केवल बाहरी ऑर्गन का लेते हैं। अगर आप इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे और बॉडी को ऐसे कट करेंगे तो आपके एक हिस्से में हार्ट मिलेगा, दूसरे में है ही नहीं है, तो वो सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। सिमेट्री के लिए हमेशा आप केवल एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स की बात करेंगे। आपके जो बाहरी ऑर्गन है, आपकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसके आधार पर आप किसी की सिमेट्री की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइलैटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है। फाइलम टिनोफोरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक स्पेशल केस की सिमेट्री होती है, जो दोनों प्रकार की सिमेट्री का कॉम्बिनेशन है, यानी कहने का मतलब रेडियल भी और बाइलैटरल भी। इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री को बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहेंगे? बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यद्यपि आपकी एनसीईआरटी ने इसमें भी रेडियल सिमेट्री की बात किया है। किसमें? टिनोफोर्स में एनसीईआरटी ने लिखा है। तो बाई रेडियल सिमेट्री जो होती है, जो चौथे प्रकार की सिमेट्री है, उसे हम बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। अब ये बाई रेडियल सिमेट्री क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल सिमेट्री एंड बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल एंड बाइलैटरल सिमेट्री, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि रेडियल सिमेट्री भी है और बाइलैटरल सिमेट्री भी है, इनको हम बाई रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बाई रेडियल सिमेट्री फाइलम टिनोफोरा के एनिमल्स में एक्सप्रेस होती है। नोट कर लीजिए सारा, फिर आगे चलें। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी वॉल। इट इज द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को क्लासिफाई किस आधार पर किया जाएगा? इसमें मैंने आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया था, बॉडी सिमेट्री बताया था, और अब तीसरा लेवल है, दैट इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल, शरीर का बाहरी कवर, इसको हम बॉडी वॉल कहते हैं। इसमें कितने लेयर होते हैं इसके आधार पर, नंबर ऑफ लेयर। तो पहली चीज़ तो आप इसको समझने के पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी एनिमल का निर्माण 3 एम्ब्रायोलॉजिकल जर्म लेयर से होता है, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स,
और इनके नाम हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। बॉडी ऑफ all the animals in multicellular organism, कौन से एनिमल जो मल्टी सेलुलर है, प्रोटोजोआ की बात नहीं कर रहा हूं। बॉडी ऑफ द एनिमल्स मे बी मेड अप ऑफ थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स। ये कौन कौन से होते हैं? किसी भी एनिमल का निर्माण करते समय, यानी कि जब उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर्स, इन्हीं को हम प्राइमरी जर्म लेयर कहते हैं। और फिर पूरे शरीर का निर्माण इन्हीं 3 प्राइमरी जर्म लेयर से होता है। और ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होते कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जैसा कि इनका नाम है, ये इनकी पोजीशन को भी इंडिकेट करता है। एक्टोडर्म का मतलब ये बाहरी लेयर होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर। दिस वन द मिडिल लेयर एंड दिस वन द इनर मोस्ट लेयर। इस तरह से शरीर का निर्माण करने के लिए 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अब अगर हम प्रोटोजोआ को छोड़ दें तो इसके बाद जो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और अप टू कार्डेटा की बात करें, तो इनमें ये जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। फाइलम पोरीफेरा में और सीलेंट्रेटा में, इन दोनों में अगर हम देखें तो जो मीजोडर्म है वो अनुपस्थित होती है, वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, मीजोडर्म किस में अनुपस्थित है? पोरीफेरा में। और यहाँ पे नोट करना है, द मीसोडर्म इज एब्सेंट, मीसोडर्म इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के एनिमल में नहीं है। एंड सीलेंट्रेटा, और किस में नहीं है? सीलेंट्रेटा का ही दूसरा भाई है जिसको बोलेंगे टेनोफोरा। इस तरह से ये 3 फाइलम के एनिमल्स हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। इन एनिमल्स में मीसोडर्म का अभाव होता है। तो कुल मिलाकर के बॉडी में केवल 2 ही लेयर बॉडी वाल का निर्माण करते हैं, एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म। ऐसे फाइलम में ये मीसोडर्म नहीं पाई जाती। और बाकी दुनिया के जितने भी फाइलम होते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स के, उन सभी में तीनों लेयर पाई जाती है, राइट। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स दैट फॉर्म द बॉडी वाल, एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर बॉडी वाल का निर्माण केवल 2 लेयर ने किया है तो हम इसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे, और अगर बॉडी का निर्माण 3 लेयर ने मिलकर किया है तो हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोलेंगे। अब जैसे मान लो कि ये कोई स्पॉन्ज की बॉडी है, ये कौन है? स्पॉन्ज है। ये कौन है? ये हाइड्रा है। तो अगर इनकी बॉडी का आप टीएस काटेंगे, मान लो कि इनकी बॉडी का टीएस इस प्रकार काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। और फिर इसे हम डायग्राम में देखते हैं तो इनकी बॉडी का निर्माण
केवल 2 जर्म लेयर से होगा, इनमें मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा। तो सबसे बाहर की तरफ इनकी बॉडी में कौन है? सबसे बाहर की तरफ की लेयर को हम बोलेंगे दिस वन, दैट इज दिस वन इज द एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे इसको? एक्टोडर्म बोलेंगे। और इनके शरीर के अंदर ये क्वानोसाइट्स होती हैं, इसे क्वानोडर्म कहा जाता है। ये कॉलर सेल्स होती हैं, दीज हैव द कॉलर। इस प्रकार से ये कॉलर सेल्स होती हैं और ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। कॉलर सेल्स आर फ्लैजिलेटेड। इस तरह से इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं ऐसे, और हम इसे एंडोडर्म बोलेंगे। हम एक्टोडर्म को पिनैकोडर्म भी कहते हैं, आल्सो नोन एज पिनैकोडर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसको बनाने वाली स्पेशल सेल्स का नाम पिनैकोसाइट होता है। स्पंज की बात कर रहा हूँ। द बॉडी ऑफ स्पंज इज मेड अप ऑफ आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द पिनैकोडर्म। इसको एक्टोडर्म कहेंगे क्योंकि ये बना हुआ होता है पिनैकोसाइट नाम की स्पेशल सेल से, इसलिए इसको हम पिनैकोडर्म भी कहते हैं। और जो एंडोडर्म होता है विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वानोडर्म। अब ये क्वानोडर्म जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्वानोसाइट्स। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, दीज हैव द फ्लैजिला। यानी कि क्वानोसाइट्स जो होती हैं, अगर हम देखें तो इनकी बनावट इस प्रकार होती है, ऐसे, इस तरह से, और इनमें डबल फ्लैजिला होता है ऐसे। ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल आप देख रहे हैं उसकी बनावट कुछ इस प्रकार की है। तो ये क्वानोसाइट्स होती हैं। ऐसी सेल का नाम क्या होता है? क्वानोसाइट्स। तो यहाँ पर बॉडी का निर्माण क्वानोसाइट से हो रहा है। तो ये जो क्वानोसाइट्स होती हैं इनर लेयर का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्वानोडर्म कहते हैं, और बाहरी लेयर का नाम पिनैकोडर्म है, इसलिए क्योंकि ये पिनैकोसाइट से बनी हुई हैं। बस इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में मटेरियल जो यहाँ पर पड़ा होता है ये नॉन सेलुलर होता है। दिस वन, ये सेलुलर होता है, सॉरी। इनमें सेल्स तो पाई जाती हैं परंतु वो लेयर का निर्माण नहीं करती हैं। यहाँ पर सेल्स होती हैं, इनमें ये सेल्स पाई जाती हैं स्पॉन्जेज में, परंतु ये जो सेल्स होती हैं ये डेफिनिट लेयर में अरेंज नहीं होती। इसीलिए जो बीच में भरा हुआ स्ट्रक्चर है हम इसे बोलते हैं मीसेनकाइम। क्या कहेंगे? इट इज नोन एज मीसेनकाइम। ये सेलुलर होती है बट नो लेयर। सेल्स तो हैं परंतु ये जुड़कर लेयर नहीं बनाते। जैसे कहने का मतलब है कि ये सेल्स हैं लेकिन ये लेयर नहीं है। अगर यही सेल्स लाइन में अरेंज हो जाएं तो तब एक लेयर बना लेंगे। तो ये तो लेयर है लेकिन ये लेयर नहीं है, ये लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेल्स पाई तो जा रही हैं परंतु ये बिखरी हुई सेल्स हैं जो लाइन से अरेंज नहीं है, तो डर्म नहीं बनाएंगे। डर्म के लिए जरूरी है लाइन से अरेंज होना। तो जैसे ये डर्म है परंतु ये डर्म नहीं है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये मटेरियल है और इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनमें स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ मीसेनकाइम इनको कहा जाता है। तो ये सेल्स इधर उधर घूमने वाली सेल्स होती हैं और ये अरेंज होकर डर्म का निर्माण नहीं करती हैं। इसीलिए यहाँ पर हम मीसोडर्म का कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं। बॉडी ऑफ द एनिमल इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मीसेनकाइम होता है, परंतु मीसेनकाइम में जो सेल्स पाई जाती हैं वो लेयर नहीं बनाती। इसलिए यहाँ पर मीजोडर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? अब अगर आप यहाँ पर सिलेंट्रेट का बॉडी टीएस काट दें तो आपको जो डायग्राम हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ये है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। दिस वन, दिस वेरी आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। हम इसे एपिडर्मिस कहते हैं। दिस वन, दिस वेरी आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। this one is known as epidermis। this one, ये आउटर मोस्ट लेयर है। द एपिडर्मिस इज इक्विवेलेंट टू एक्टोडर्म। और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं
हम इन्हें बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, ये बना रही हैं। ये लेयर जो एंडोडर्म है इनका, ये कौन है? इट इज द गैस्ट्रोडर्म। इस लेयर को हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस ये इनर लेयर होती है, गैस्ट्रोडर्मिस कहो या फिर इसको आप एंडोडर्म कहो। आप इनके बीच में, जैसे यहाँ पर आउटर एक्टोडर्म था, इनर एंडोडर्म था, इन दोनों के बीच में मीसेनकाइम था जिसमें कि सेल्स पाई जाती थी। ये लेयर सेलुलर होती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि बीच में मीसोग्लिया होता है, और मीसोग्लिया जो होता है ये सीमेंटिंग मटेरियल है एंड इट इज नॉन सेलुलर। इसमें किसी भी प्रकार की सेल नहीं होती है। जबकि पोरीफेरा के मिडिल में अगर देखें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो मीसेनकाइम होता है जहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं। परंतु सीलेंट्रेटा में और टेनोफोरा में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर सीमेंटिंग मटेरियल होता है एंड दिस नॉन सेलुलर सीमेंटिंग मटेरियल इज नोन एज मीसोग्लिया। तो यहाँ पर ये नॉन सेलुलर सीमेंटिंग मटेरियल है, दैट इज फिल्ड हियर, इट इज द सीमेंटिंग मटेरियल। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के बीच में सामंजस्य इस्टेब्लिश करता है, इसको कांटेक्ट में रखता है। नाउ दिस वन इज नोन एज, हम इसे क्या कहेंगे? मीसोग्लिया कहते हैं इसको। और ध्यान रहे कि ये नॉन सेलुलर होता है, नॉन सेल्यूलर ऐसे होता है, इस तरह से। ये बॉडी टीएस है किसका? हाइड्रा का, दैट बिलोंग्स टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। एंड हियर इट इज द बॉडी टीएस ऑफ साइकॉन दैट बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आउटर लेयर, इनर लेयर, इन दोनों के बीच में सेलुलर लेयर है, इसे हम मीजनकाइम कहते हैं। हम इसे मीजनकाइम कहते हैं। और मीजनकाइम में सेल्स पाई जाती हैं, स्यूडोपोडिया बियरिंग सेल्स, जिनको अमीबोसाइट्स कहा जाता है। बस ध्यान रहे कि अमीबोसाइट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके लेयर का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक, परंतु ये सेलुलर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी लेयर का फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इसमें कोई सेल ही पाई जाती, तो इसमें किसी प्रकार की सेल नहीं होती है। ये नॉन सेलुलर सीमेंटिंग मटेरियल होता है, मीजोग्लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 लाइन नोट कर लेंगे। In sponges, the outer layer is made up of pinacocytes. Outer layer is made up of pinacocytes. ये यूनिक सेल्स होती हैं जो कि केवल स्पॉन्जेज में पाई जाती हैं। इनर लेयर, अब ये पिनाकोसाइट से बनी है तो नाम क्या होगा इनका? पिनाकोडर्म। इनका नाम हम रखेंगे पिनाकोडर्म। जो इनर लेयर है उसका नाम क्या रखेंगे? इनर लेयर मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट्स। Flagellated conocytes, so named as coanoderm. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज coanoderm. In between these two layers, is present cellular mesenchyme. The cells are amoebocytes. ये जो सेल्स होती हैं इनको अमीबोसाइट्स कहते हैं। that do not form the layer, जो कि लेयर नहीं बनाते।
तो इसलिए जो मीसेनकाइम होता है ये सेलुलर होता है और इसमें लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये डर्म का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो ये कंडीशन आपकी संबंधित है किससे? अगर बात करें तो ये पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनसे संबंधित है। अब अगर हम बात करें कि सिलेंट्रेट्स में क्या कंडीशन पाई जाती है, तो जैसा कि डायग्राम में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो 2 लाइन इनके बारे में भी नोट कर लीजिए कि सिलेंट्रेट्स में क्या कंडीशन होती है। पहले इसे मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए इसे। लिख लिया होगा इसको। आइए और बात करते हैं किसके बारे में। अब बात करेंगे सिलेंट्रेट्स के बारे में। In coelentrates, and in ctenophores, the body is made up of, बॉडी वाल किससे बनी है? आउटर, इसे बोलेंगे एपिडर्मिस, इनर, इसे बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, इन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में क्या होगा? देयर इज the non-cellular cementing material known as mesoglea। हम इसे नाम देते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को मेसोग्लिया बोलते हैं। ध्यान रहे कि इसमें कोई सेल नहीं होती है। हमने इसको सीमेंटिंग मटेरियल को कहा है क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, इसलिए नाम पड़ा मेसोग्लिया। बस इसमें किसी भी प्रकार की सेल नहीं होती है। ठीक समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से ये रहा बॉडी वाल। स्पॉन्जेज यानी पोरीफेरा में और सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में कंडीशन डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लो माने 2, ब्लास्टिक माने लेयर। तो इस प्रकार से बॉडी वाल कैसी हो गई? डिप्लोब्लास्टिक हो गई। किसके किसके केस में? डिप्लोब्लास्टिक किसके किसके केस में है? ये पोरीफेरा में है, सिलेंट्रेटा में है और टेनोफोरा में है। यहाँ पर बॉडी में 2 लेयर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, जहाँ पर कि 3 लेयर पाई जाती हैं। एक्टोडर्म भी होता है, मीसोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है। आइए ज़रा उसके बारे में जानें। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन ये नोट कर लीजिए, जल्दी से मिटा दें। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बॉडी वाल, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाएगी। इसमें क्या है? ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स,
एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर टू कॉर्डेट्स, जितने भी फाइलम हैं सारे हायर फाइलम में ये पाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थ्स अप टू द कॉर्डेट्स। सभी में बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ये तीनों बन जाते हैं। व्हेन यू कट द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स यू विल फाइंड हियर दैट it is made up of ectoderm, this one the very outer layer, it is known as the ectoderm. This inner layer it is known as endoderm. And in between these two ये जो जगह खाली आप देख रहे हैं, दिस वन, हम इसे बोलेंगे मीसोडर्म। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो बॉडी वॉल है इसमें तीनों लेयर पाए जा रहे हैं। जो बॉडी वॉल है इट हैज ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। इनमें एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीसोडर्म भी है। इस प्रकार से तीनों प्राइमरी जर्म लेयर्स यहां पर पाए जा रहे हैं और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। इसमें तीनों प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं और एग्जाम्पल क्या है, ये प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम से स्टार्ट होकर दुनिया के जितने भी हायर फाइलम्स होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन सभी में इस प्रकार की कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉडी वॉल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द बॉडी कैविटी। हम इस पर बात करेंगे कि बॉडी कैविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहेगा ही इससे, बॉडी कैविटी से। तो आइए और इस पर बात करें बॉडी कैविटी क्या होती है। ये सारा मिटा देंगे, अब बॉडी कैविटी की बात करेंगे। Next basis of classification is, it is the 4th basis of classification, that is the body cavity. देखिए हमारे शरीर का जो इंटेगुमेंट होता है, बॉडी वॉल जो होती है, वो एक सेंट्रल कैविटी को घेरती है। ये जो सेंट्रल कैविटी है हम इसी को बॉडी कैविटी कहते हैं और इसी सेंट्रल कैविटी के अंदर हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स बंद होते हैं। लंग, लीवर, किडनी है नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है, हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब इसी में बंद होते हैं। कहाँ बंद होते हैं? बॉडी कैविटी के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ये जो बॉडी कैविटी होती है ये पाई भी जाती है या नहीं, अगर पाई जाती है तो किस प्रकार की होगी, इन सारी चीज़ों की चर्चा अपने इस सेगमेंट में हम करेंगे। तो अगर हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ की, स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी कैविटी एज द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। एवरी काइंड ऑफ लिविंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म। एक ही सेल रिप्रोडक्शन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, सारा काम एक ही सेल के अंदर हो रहा है, राइट। वहाँ पर ना तो कोई बॉडी ऑर्गन है, ना कोई टिश्यू है, कुछ भी नहीं है,
वहाँ तो बॉडी वाल भी नहीं है, जिसे हम बॉडी वाल कह रहे हैं, दरअसल में उसको हम समझ सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इस प्रकार से प्रोटोजोआ में बॉडी कैविटी की बात करना बेकार है। अब बात अगर करें हम फाइलम पोरीफेरा की, तो फाइलम पोरीफेरा में बॉडी कैविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक सेंट्रल स्पेस से है, एंड दिस सेंट्रल स्पेस इज सराउंडेड बाय द क्वानोसाइट्स। मैंने आपको बताया था 2 लेयर बॉडी में है, एक है आउटर लेयर जिसको हमने पिनेकोडर्म बोला था, इनर लेयर जिसको हमने क्वानोडर्म या फ्लैजिलेटेड सेल से बना हुआ लेयर बोलते थे। तो ये जो फ्लैजिलेटेड लेयर है इसी ने बॉडी कैविटी का निर्माण किया है यहाँ पर। इट इज नॉट द ट्रू बॉडी कैविटी, इसको फॉल्स बॉडी कैविटी भी नहीं कहेंगे हम, इसको सीधे बॉडी कैविटी ना कहकर सीधे एक सेंट्रल स्पेस कहेंगे, एंड दैट सेंट्रल स्पेस इज नोन एज स्पॉन्जोसील। अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो स्पॉन्जोसील जो होता है दैट इज लाइंड विद द एंडोडर्मल सेल्स। ये एंडोडर्म है कौन? क्वानोसाइट्स। तो क्वानोडर्म ने जो सेंट्रल स्पेस को लाइन कर रखा है, हम इस सेंट्रल स्पेस को स्पॉन्जोसील कहते हैं, या इसका दूसरा नाम पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। तो सबसे पहले तो आप बॉडी कैविटी की बात कर लें कि एक सेंट्रल स्पेस है जिसके अंदर बॉडी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। अब चूंकि फाइलम पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेन होते ही नहीं है, ऑर्गेन्स नहीं होते तो ऑर्गेन ग्रेड की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर टिश्यू भी नहीं होता है, यहाँ तो सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो सेंट्रल स्पेस यहाँ पर मौजूद है, दैट सेंट्रल स्पेस इज नोन एज द स्पॉन्जोसील और इट इज आल्सो नोन एज द पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं ये बॉडी है किसकी? स्पॉन्ज की। तो एक्टोडर्म है, ये क्वानोडर्म है। इस क्वानोडर्म ने जो सेंट्रल स्पेस यहाँ पर घेर रखा है, इसी सेंट्रल स्पेस को हम क्या नाम देंगे? इट इज नोन एज स्पॉन्जोसील, या इसी का दूसरा नाम है द पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या बोलेंगे इसको? पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलेंगे। इट इज आल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरा समझते हैं, पैरा जो कि विकल्प के रूप में मौजूद है। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। गैस्ट्रिक का मतलब क्या है? स्टमच, एंड स्टमच इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें, भोजन को पचाने के लिए, तो यहाँ पर भोजन पचता तो नहीं है, लेकिन भोजन यहाँ पर आता है और क्वानोसाइट्स उसको यहीं से ट्रैप कर लेती हैं पचाने के लिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है पोरीफेरा में। तो ये जो बॉडी कैविटी है कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्री कैनाल का एक क्या कहेंगे उसको, मिमिक्री करती है, जबकि ये एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं है। तो इसीलिए एक नाम इसका पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी रखा गया है, या इसी को स्पॉन्ज के नाम पर स्पॉन्जोसील कह दिया गया। सील माने कैविटी, स्पॉन्जो माने स्पॉन्ज में। तो बॉडी में स्पॉन्जोसील होती है, स्पॉन्जो माने स्पॉन्ज, सील माने होता है कैविटी। द सेंट्रल स्पेस इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज इज नोन एज स्पॉन्जोसील बिकॉज इट इज द स्पेस वेयर द फूड कम फ्रॉम वाटर। इट इज आल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरा का मतलब कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये जिस हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर भोजन आकर के कुछ समय के लिए स्टोर होता है और यहीं से क्वानोसाइट्स अपने फ्लैजिला की मदद से भोजन को ट्रैप कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी पड़ा है। ठीक है, तो ये कहानी किसकी है? स्पॉन्जेस की है। तो स्पॉन्ज में कौन सी बॉडी कैविटी? लाइन में। अब बॉडी कैविटी में लिखते चलिए आप। प्रोटोजोआ में क्या कंडीशन है? नो कैविटी, नो कैविटी। अब बात करेंगे पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा में क्या है? स्पॉन्जोसील है। क्या है? स्पॉन्जोसील है, या इसी को क्या नाम देंगे? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। फिर हम बात करेंगे सीलेंट्रेटा की। इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स अगर आप देखें तो बॉडी यहाँ पर हाइड्रा का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने आपको दिखाया है, यही उसका शरीर है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। बॉडी का निर्माण करने के लिए सबसे बाहरी लेयर को एक्टोडर्म बोलेंगे, सबसे भीतरी लेयर को एंडोडर्म बोलेंगे। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर क्या है? दिस मटेरियल इज द मीजोग्लिया। क्या है? मीजोग्लिया है। इट इज नॉन सेलुलर लेयर, राइट। और एक सेंट्रल कैविटी यहाँ पर भी है, एंड दिस कैविटी इज नोन एज सीलेंट्रॉन।
सीलेंट्रॉन इसको बोलते हैं। अब ये सीलेंट्रॉन क्यों कह रहे हैं? सील माने कैविटी, एंटेरॉन माने होता है एलिमेंट्री कैनाल, गट। ऐसी कैविटी जो कि एलिमेंट्री कैनाल का भी काम कर रही है उसे क्या नाम देंगे? इट इज नोन एज सीलेंट्रॉन। और इसी सीलेंट्रॉन के नाम पर एनिमल का नाम क्या पड़ा? सीलेंट्रेटा इस फाइलम का नाम पड़ा है। बिकॉज द बॉडी कैविटी इज एक्टिंग, प्लेइंग द रोल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सो इट इज आल्सो नोन एज सील एंटेरेटा। सील बॉडी का, एंटेरेटा, एंटेरेटा एंटेरॉन का मतलब हो गया गट, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सील एंटेरेटा और पूरा नाम क्या है? सीलेंट्रेटा। बात समझ में आ गई? इसका दूसरा नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। क्यों कहते हैं? एक गैस्ट्रो माने एलिमेंट्री कैनाल का काम करती है, दूसरा ये वैस्कुलर सिस्टम का भी रोल प्ले करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। द अदर नेम ऑफ दिस बॉडी कैविटी इज आल्सो द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बिकॉज इट हैज टू प्ले द रोल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज वैस्कुलर सिस्टम बोथ, इसलिए इसका नाम पड़ा सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। बात समझ में आ गई? सीलेंट्रेटा नाम इसी कारण से पड़ा है। सील माने कैविटी, एंटेरेटा मीन्स होता है कि जो बॉडी कैविटी एक गट की तरह काम कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल की तरह काम कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सीलेंट्रॉन। और सीलेंट्रेन के नाम पर फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा। बात समझ गए? क्या इसको हम बॉडी कैविटी मानेंगे ओरिजिनल वाली? नो, इसको हम एक सेंट्रल स्पेस बोलेंगे कि कैविटी है, स्पेस है, बस। इसको हम बॉडी कैविटी नहीं कहेंगे। अक्सर लिखा होता है कि बॉडी कैविटी इन सीलेंट्रेटा, तो आप बोलेंगे सीलेंट्रॉन, या इसी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे। लेकिन हम जिस बॉडी कैविटी की तलाश में एक्चुअली वो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी वहाँ पर बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, केवल सेंट्रल स्पेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा। तो पोरीफेरा में नाम क्या दे दिया हमने? पोरीफेरा में हमने नाम दे दिया है कि ये स्पॉन्जोसील है या पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। सीलेंट्रेटा में नाम दे दिया कि ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है या इसी को सीलेंट्रॉन कहेंगे। ठीक, इन दोनों में मीसोडर्म नहीं है। जहाँ पर मीसोडर्म नहीं है वहाँ पर हम बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट रेज नहीं कर सकते। लेकिन जिन एनिमल्स में बॉडी वाल में जो है जर्म लेयर मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया है, वहाँ पर हम बात करेंगे कि बॉडी कैविटी है भी या नहीं है। ठीक है, और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शुरू होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आप अभी मैंने बताया आपको कि ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ के एनिमल में शुरू हो रही है। तो हम यहाँ जरूर पूछेंगे कि आपके पास बॉडी कैविटी अर्थात ट्रू बॉडी कैविटी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्रू बॉडी कैविटी हकीकत में होती क्या है, कि जिसे अब तक हम ढूंढ रहे हैं। क्या ट्रू बॉडी कैविटी स्पंज वाली का नाम होगा? जहाँ मीजोडर्म है वहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जा सकती है। तो चूंकि पोरीफेरा में मीसोडर्म नहीं है तो ट्रू बॉडी कैविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, राइट, खारिज कर देंगे इसको। फिर बात करेंगे कि सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा में ट्रू बॉडी कैविटी है कि नहीं है, तो कहेंगे साहब इसमें भी मीजोडर्म नहीं होता, तो हम यहाँ पर भी ट्रू बॉडी कैविटी के कॉन्सेप्ट को खारिज कर रहे हैं। जहाँ पर मीजोडर्म होगा वहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी। इतनी बात समझ गए? तो आइए अब हम ढूंढेंगे ट्रू बॉडी कैविटी कहाँ से शुरू होती है। लेकिन पहले ये जान लें कि ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो ये कहाँ पाई जाती है ढूंढने का मतलब ही नहीं है। तो आप सबसे पहले बॉडी कैविटी, जो ट्रू बॉडी कैविटी है, यह है क्या, जिसे हम सीलोम कहते हैं, वो है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। तो हम सीलोम को डिफाइन करेंगे। अब तक बोर्ड पर जो भी लिखा है हम इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, पूरा कर लीजिए अभी जो भी है। तो सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा के केस में बॉडी कैविटी का नाम क्या है? द बॉडी कैविटी इन सीलेंट्रेटा इट इज नोन एज सीलेंट्रॉन, या इसी का नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जीवीसी। आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब बात करेंगे कि ट्रू बॉडी कैविटी है क्या।
जिसे हम ट्रू बॉडी कह रहे हैं, बॉडी कैविटी, इसका एक नाम सीलोम भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज दिस ट्रू बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सीलोम, राइट। अब ये जो सीलोम है, पहले इसको डिफाइन कर ले, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सीलोम। आइए और बात करते हैं इस पर। सीलोम है क्या चीज? तो कह रहे हैं कि साहब इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल and the elementary canal which is lined by the mesoderm. It is known as coelom. This one. The space between the body wall and the alimentary canal which is lined by the mesoderm is known as coelom. हम इसी को सीलोम बोलते हैं। अब इसे समझेंगे कैसे? इसको आप बॉडी के टीएस में भी समझ सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी समझ सकते हैं। ये आपकी बाहरी लेयर है एंड दिस आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म। आप इसी को बॉडी वॉल समझ लीजिए। मान लो कि ये बॉडी वॉल है, और मान लीजिए कि ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन में कटी है। ये कौन है? ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। या इसी को हम गट कहेंगे, गट। डेफिनेशन में जाइए, कह रहा कि द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल कौन है? दिस वन, एंड द एलिमेंट्री कैनाल वो कौन है? ये है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस वन, इस गैप को हम क्या नाम देंगे? इस गैप को हम बोलेंगे सीलोम, राइट। लेकिन कब बोलेंगे सीलोम? जब ये दोनों तरफ से मीसोडर्म से घिरा हुआ हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ट्रू बॉडी का कॉन्सेप्ट रेज तभी करना है जब वो एनिमल बताए कि हमारे शरीर में मीजोडर्म तो उपस्थित है। तो आप उससे पूछ लीजिए कि तुम्हारे शरीर के अंदर अगर मीजोडर्म है तो फिर सीलोम है कि नहीं है। अब आपको पता है कि ना तो पोरीफेरा में मीजोडर्म था, ना ही सिलेंट्रेटा में मीजोडर्म था। मीजोडर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट हुई है। तो हम तो पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे, किससे पूछेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थ से, कि बेटा तुम्हारे पास मीजोडर्म है तो क्या बॉडी कैविटी भी है कि नहीं है? क्या तुम्हारे पास सीलोम है? तो जरा उसका उत्तर सुन लीजिए। वो कहता है कि हमारे पास एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है। परंतु भैया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि हमारे पास कोई खाली जगह नहीं है। जो खाली जगह है उसको किसने भर रखा है? उसको मीजोडर्म ने भर रखा है। इसका मतलब बेटा यहां पर यह हो गया कि ये जो खाली जगह है, ये वाली, इट इज नॉट खाली जगह बट इट इज filled with the cells of mesoderm. No space available here. तो इस प्रकार से ये हो गया एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये हो गया मीसोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। तो आपके प्रश्न का उत्तर इसने क्या दिया? प्लेटीहेल्मिन्थ ने। इसने कहा हमारे पास एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीसोडर्म भी है। परंतु साहब मीजोडर्म तो है, परंतु मीसोडर्म ने किसी खाली जगह को घेरा नहीं है, बल्कि खाली जगह को भर लिया है। तो खाली जगह है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर सीलोम होगी? उत्तर है सीलोम नहीं होगी। और अगर सीलोम नहीं है तो हम इस फाइलम के सभी एनिमल को एसीलोमेटा कहेंगे। क्यों कहेंगे?
क्योंकि ए माने एब्सेंट, सीलोम एटा मीन्स होता है सीलोम, एटा माने बियरिंग। अब एटा माने क्या होता है? धारण करना। और सीलोम एटा, सीलोम एटा, सीलोम एटा, इसको ऐसे देखो। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ की अगर हम बात करें, एनिमल्स ऑफ फाइलम सीलोमेटा, सीलोमेटा, सॉरी प्लैटीहेल्मिन्थ, सॉरी प्लैटीहेल्मिन्थ। अगर बात करें तो इन्हें क्या बोलेंगे? आर ए सीलोमेट। क्या कह रहे हैं इनको? ए सीलोमेट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ए माने क्या होता है? एब्सेंट है। सीलोम अनुपस्थित है। एटा माने बियरिंग। ऐसे एनिमल्स सीलोम धारण नहीं करते। ए माने एब्सेंट है, सीलोम माने सीलोम, एटा माने बियरिंग। बियर नहीं कर रहे, ए माने नहीं, बियरिंग माने बियर कर रहे हैं, तो उसके पहले क्या लिखा? ए माने नहीं, बियर नहीं कर रहे हैं, क्या? सीलोम। इसलिए नाम क्या पड़ा? ए सीलोमेटा। ध्यान रहे कि दुनिया का केवल यही एक ऐसा फाइलम है जिसने मीसोडर्म रखते हुए भी अपने अंदर बॉडी कैविटी का निर्माण नहीं किया है। सीलोम नहीं है, मीजोडर्म है बट नो सीलोम। इसलिए हमने इसकी इस बदतमीजी का जवाब कैसे दिया है? इसको एक नाम दे दिया कि तुम जीवन भर किस नाम से जाने जाओगे? ए सीलोमेट के नाम से जाने जाओगे। ए माने अनुपस्थित, सीलोम माने ट्रू बॉडी कैविटी, एटा माने बियरिंग। तुम्हारे पास सीलोम नहीं है और तुम जीवन भर ए सीलोमेट के नाम से जाने जाओगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि साहब फिर सीलोम है क्या चीज? तो स्पेस बना देते हैं यहां पर। वो क्या है? आप दूसरी कंडीशन जरा देख लो। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? जिनमें की सीलोम है वहां क्या स्थिति है? जो सीलोमेट एनिमल है उनकी बॉडी का टीएस आप काटेंगे। दिस वन इज द एक्टोडर्म, यू नो। एंड दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, यू नो। इसको हम बोलेंगे गट। क्या बोलेंगे? गट। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी वाल। अब इनके पास एक सेंट्रल स्पेस है और वो मीजोडर्म से घिरा भी है। किससे घिरा है? यहां पर मीजोडर्म से ये घिरा है दोनों तरफ से। इस लेयर को क्या बोलेंगे? और इस लेयर को, ये है आउटर मीजोडर्म, आउटर, और ये कौन है? इनर। नाम क्या है इन दोनों का? मीसोडर्म। ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये सबसे बाहर की तरफ की लेयर है जिसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं बॉडी वाल। इसे हम क्या बोल रहे हैं? गट वाल। तो गट वाल और बॉडी वाल के बीच में खाली जगह है। इस खाली जगह को बाहर से किसने घेरा? सीलोम, मीजोडर्म ने। अंदर से किसने घेरा है? मीजोडर्म ने। तो ये जो खाली जगह है आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ कौन है? इसके दोनों तरफ मीजोडर्म है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दिस इज नोन एज COELOM, COELOM। यही है सीलोम। इसी को हम ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द ट्रू बॉडी कैविटी। किसको कह रहे हैं? सीलोम को। दिस वन। तो ये आप देख रहे हैं कि बाहरी लेयर एक्टोडर्म है, इनर लेयर कौन है? एंडोडर्म है। यानी कि बॉडी वाल और गट वाल, इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है इसको दोनों तरफ से मीजोडर्म ने घेर रखा है। इसलिए हम इसको ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम के नाम से जानेंगे। हमारे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज द सीलोम? द स्पेस बिटवीन द बॉडी वाल एंड द बॉडी कैविटी दैट इज सराउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स बाय द मीजोडर्म इज नोन एज सीलोम। अभी जो ट्रू बॉडी कैविटी सीलोम है, ये कौन कौन से एनिमल में है?
तो प्लेटीहेल्मिन्थ में नहीं है, हमने उसको एसीलोमेट बोल दिया। अब बचे हुए जो फाइलम है उनमें अगला फाइलम नेमाटोडा है। तो नेमाटोडा में स्यूडोसील की कंडीशन पाई जाती है। स्यूडोसील का मतलब क्या होता है कि सीलोम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मीजोडर्मल पाउचेज बनते हैं। वो कंडीशन क्या होती है? तो पहले तो आप जान लीजिए कि ये ट्रू है, बॉडी वाल क्या है, सीलोम है ये। अब ये कंडीशन क्या है? ये पाई जाती है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमीकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में। इन सब में पाई जाती है, इन सभी में पाई जाती है। इतने फाइलम के एनिमल में ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम पाई जाती है। अब बीच में फंसा कौन? नेमाटोडा। क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ में बता दिया कि सीलोम नहीं है तो ये कंडीशन एसीलोमेट है, और कॉर्डेट में बता दिया कि सीलोम पाई जाती है तो ये कंडीशन सीलोमेट कहलाएगी। और इसमें जितने फाइलम आ रहे हैं उनके नाम लिखे गए हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सभी में ट्रू सीलोम होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो फिर जो नेमाटोडा है उसमें कंडीशन क्या पाई जाती है? तो जरा नेमाटोडा की कंडीशन आप समझ लीजिए। नेमाटोडा में स्यूडोसील की कंडीशन बनती है, स्यूडोसीलोमेटा कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें बाहरी लेयर एक्टोडर्म तो है, दिस वन, ये बाहरी लेयर है, गट वाल भी है, अंदर की तरफ है वो, दिस वन। परंतु यहां पर जिसे हम सीलोम कह रहे हैं वो दरअसल में मीजोडर्म से बने हुए कुछ पाउच यहां पर पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर्स हैं। अब ध्यान रहे कि ये घिरे तो मीजोडर्म से हैं, नो डाउट, ऐसे हैं, इस तरह के पाउचेज हैं, परंतु ये यूनिफॉर्मली पूरी लेयर में उपस्थित नहीं है, बल्कि ये मीजोडर्मल पाउचेज के फॉर्म में है। तो इन्हें क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? बॉडी वाल। और ये कौन है? ये है गट वाल। ये कौन है? ये मीजोडर्मल पाउचेज हैं। तो फिर जो ये जगह है, दिस वन, हम इसे नाम देते हैं स्यूडोसीलोम। ये सीलोम नहीं है, ये फाल्स सीलोम है। स्यूडो माने फाल्स और सीलोम का मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। ये कंडीशन किस में पाई जाती है? दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन नेमाटोडा, फाइलम नेमाटोडा। जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं उन सब में स्यूडोसीलोम पाई जाती है। स्यूडोसील की कंडीशन यहां पर बनती है। बात आप समझ गए होंगे, राइट? ठीक है। इस प्रकार से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, इनके बीच में जो स्पेस है वो मीजोडर्म भी है, परंतु मीजोडर्म ने छोटे छोटे पाउच बना रखा है, अर्थात सीलोम छोटे छोटे पैकेट के रूप में उपस्थित है। इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फॉल्स सीलोम और स्यूडोसील कंडीशन। ये बात समझ में आ गई? आज के हमारे इस लेक्चर में हमने आपको बची हुई सिमेट्री का बारे में बता दिया, बॉडी वाल की कंडीशन बता दिया, बॉडी कैविटी आपको समझा दिया ये क्या होता है। अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन के आधार पर एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, और बाकी जो बचे हुए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनके आधार पर एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं। दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन माई नेक्स्ट लेक्चर। और बेटा ध्यान रहे कि कल मैंने आपको अपडेट कर दिया था ग्रुप पर कि कम से कम 50 क्वेश्चन पीजीटी में वेटेज है इसका, एनिमल डाइवर्सिटी का, और इसे हम केवल एक सप्ताह में पढ़ा लेंगे। तो आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। सारे करेक्टर्स टेबुलेटेड फॉर्म में हम आपको दे देंगे ताकि आप पन्ने कम पलटो और करेक्टर्स आपको ज़्यादा मिल जाएं और आपका मैक्सिमम काम हो जाए पीजीटी में, राइट? जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी वाले पोर्शन को तो ग्रेस्प करेंगे, अभी तक जितना बताया है वो सब एनसीईआरटी का है, लेकिन हम इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो ब्लॉक में लिखी रहेंगी, वो आपसे इसका कोई संबंध नहीं है, थोड़ा हायर लेवल का डिस्कशन है, तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे, बाकी पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये कंडीशन है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बॉडी कैविटी क्या क्या है, ये सब हो गया। अब बॉडी कैविटी के बनने के आधार पर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम,
इसके आधार पर एनिमल कितने प्रकार के होंगे, दिस ऑल विल बी डिस्कस बाय नेक्स्ट टर्म, राइट। अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।